इससे अभिप्राय हमारे देश में लोकसभा और राज्य विधायी चुनावों को एक ही समय में करवाने से है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में चुनावी प्रक्रियाओं का निर्धारण, उनका संचालन भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग भी एक राष्ट्र और एक चुनाव की प्रक्रिया को अपनाने के लिए, उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे भारत में किस प्रकार एक राष्ट्र और एक चुनाव की प्रणाली प्रभावी बन सकती है। भारत वर्तमान समय में 97 करोड़ मतदाताओं के साथ, जी साथियों, 97 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा निश्चित रूप से विकसित भारत की संकल्पना में अहम योगदान अदा करेगी। एक राष्ट्र और एक चुनाव महोदय न केवल चुनावी प्रक्रियाओं को विश्वसनीयता बनाने में अपना योगदान देगा, अपितु चुनावी प्रक्रियाओं में खर्च होने वाले अतिरिक्त पैसे का उपयोग हम अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कर सकेंगे। जो प्रशासनिक तंत्र है उसके समय को बचा सकेंगे और अपने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी दे सकेंगे। यहीं पिछली एक रिपोर्ट की बात की जाए तो अलग अलग चुनाव करवाने से प्रति वर्ष 10,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक का व्यय हो जाता है। मान्यवर, यदि उस पैसे का प्रयोग हम हमारे देश के युवाओं के लिए करें, हम हमारे देश की युवा शक्ति के लिए करें, खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र पर व्यय करें, तो कैसे नहीं मेरा भारत 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को पूरा कर पाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से वर्तमान में भारत जो विश्व में सर्वाधिक जीडीपी दर से आगे बढ़ रहा है, वो 2047 तक विकसित भारत में न जाएगा। ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा नई है, लेकिन आवश्यकता है सही कदम, सही विचार लेकर देश हित में सोचने की। अंत में मैं अपनी वाणी को इन्हीं माध्यम से समाप्त करना चाहूँगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा न केवल लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, अपितु विकसित राष्ट्र की संकल्पना की ओर भी हमें प्रतिष्ठित करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चुनाव सम्मिलित है। वहीं दूसरी मुख्य सिफारिश में शामिल है कि जितने भी चुनाव भारत में आयोजित होंगे 100 दिनों के अंतराल पर चुनाव आयोजित होंगे और जिसमें एक समान मतदाता सूची का भी प्रावधान शामिल है, जिससे न केवल समावेशिता, पारदर्शिता बल्कि विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि चुनावों के दौरान जो हमारा मत प्रतिशत रहता है उसमें भी इजाफा होगा। परंतु जब हम बात करते हैं भारत को विकसित बनाने की, तो महोदय ये अभियान मुख्य रूप से 3 हिस्सों में कारक साबित होगा, जिसमें प्रथम है राजनीतिक स्थिरता। आज मुझे बताते हुए हैरानी होती है कि भारत में हर तीसरे महीने में किसी न किसी प्रकार का चुनाव का आयोजन होता है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक का ध्यान केंद्रित होता है और चुनावों के दौरान बार बार लगने वाली आदर्श चुनाव संहिता के कारण मंजूर हुई परियोजनाएं भी अधर में लटक जाती हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से न केवल समय पर कार्य पूरा होगा, बल्कि दल बदल, खरीद फरोख्त जैसी क्रियाओं पर भी अंकुश लगेगा। इसके साथ साथ जो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को लुभाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां दी जाती हैं, उस पर भी अंकुश रह सकते हैं। वहीं मैं बात करूं अगर दूसरे कारक की, वो है प्रशासनिक दक्षता और संसाधनों का सदुपयोग। आज भारत में चुनावों को एक अच्छे तरीके से आयोजित कराने के लिए भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की हमें आवश्यकता रहती है। इसके साथ साथ विभिन्न अफसर, मतदान कर्मी जो कि अपने मूल कार्य से हटकर चुनाव के लिए निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसके साथ जो तीसरा कारक है वो है आर्थिक स्थिरता। महोदय, अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट 2024 की, तो वो बताती है कि अकेला लोकसभा का चुनाव जो 2024 में संपन्न हुआ था, 1.35 लाख करोड़ का खर्चा आया। हम उस भारत के निवासी हैं जहां चंद्रयान जैसे मिशन हमने सफलतापूर्वक महज 600 करोड़ में पूरा कर लिया। तो आप जरा सोचिए कि 1.35 लाख करोड़ हम किस प्रकार अपने भारत को विकसित नहीं बना सकते। क्योंकि यह विषय इतना सरल नहीं है, इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें संवैधानिक संशोधन, चुनौतीपूर्वक हमें संसाधनों को जुटाना होगा, जिसे हम तकनीकी उन्नति के द्वारा संभव बना सकते हैं। अतः अंत में यही कहना चाहूंगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव केवल चुनावी सुधार नहीं, बल्कि
विकसित भारत की ओर एक दृढ़ संकल्प है। धन्यवाद। This is Sukant before you from Government College in BA first year. Today I would like to share my views on the topic One Nation, One Election. So starting from the introduction, the term One Nation, One Election refers to the simultaneous election, leads to the alignment of the election cycle of the Lok Sabha and the state assemblies. This would allow our voters to cast their ballots on the same day in their constituencies for the both tier of governments in different phases across the country. So the recommendations about this bill were passed on 24th of September 2024, and there is a high-level committee formed by our former President Ramnath Kovind on 2nd of September 2023. According to our historical background, this is not a new concept in India. Like from 1952 to 1967, this has already been implemented and used. But in 1968 and in 1969 and 1970, it got disrupted due to the premature dissolutions of the state assemblies. So, the high-level committee formed by our former president solicited extensive public and political feedback and consulted with the experts like Chief Justices of India, Election Commissioners of India, etc. to analyze the benefits and challenges of the focused proposal of the One Election, One Nation. And coming to the features of the simultaneous election, it promotes the consistency of the governance. Like, due to the ongoing cycle of the elections, many of the political parties, their leaders, legislators focus more on the upcoming elections rather than prioritizing governance. So, this concept would refocus the government's attention towards the developmental activities and the welfare of masses. Coming to the next point, that is mitigating resource diversion, like deployment of government officials, polling officials, civil servants and teachers in the election duties, which a significantly diversion of the resources from their core responsibilities. So this concept would diminish the frequent deployment, allowing government officials and public institutions to focus more on their primary roles and their responsibilities rather than election-related duties. The next one is the enhancing political opportunities. Like for the leaders who emerge from a local background, this concept will provide a big platform for them to become a good leader and a big leader for the democratic process. The next one is the good governance. And last, I would like to conclude my topic. Like this would bolster the efficiency of our governance, and I think so that India would become an epitome of democracy till in some years. Thank you so much, Jay.